Hello everyone, welcome back to my channel @Caving for Study. Today we are going to start a new topic that is preposition. Preposition means जैसा कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है प्रीपोजिशन। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? पोजीशन से पहले। अपने सेंटेंस में पोजीशन वाले वर्ड से पहले हम प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं। तो प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब स्थान। पोजीशन का मतलब हो गया स्थान, यानी कि इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? स्थान से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पार्क, तो पार्क हमारा स्थान हो गया और उससे पहले हमने इनका यूज़ करा विच इज़ अ प्रेपोजिशन इन दिस फ्रेज, यानी कि इस फ्रेज में ये इन क्या हो गया? हमारा प्रेपोजिशन हो गया। ये हमें स्थान बता रहा है कहाँ? इन पार्क के अंदर। इन मतलब होता है उसके अंदर। एक बाउंड्री है होती है, जहाँ पर भी एक बाउंड्री है और वहाँ पर आप उसके अंदर हो, देयर वी यूज़ इन प्रेपोजिशन। सो इन इज़ अ प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस। सो व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रेपोजिशन हमारा वो शब्द होता है दैट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, जो हमारे सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। किसके साथ? अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। हमारे सेंटेंस में जो भी अदर पार्ट होता है उसका हमारे सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से क्या रिलेशन होता है। साथ में ये क्या इंडिकेट करता है? इट ऑफन इंडिकेट, ये शो करता है क्या? हमें डायरेक्शन इन द सेंटेंस, टाइम, लोकेशन, मैनर एंड कॉज और पर्पस। हमारे सेंटेंस में इन्हीं सभी को वो इंडिकेट करता है। सो इट इंडिकेट जनरली पोजीशन इन आवर sentences and followed by noun or pronoun and gerund. सो प्रेपोजिशंस हमारे कौन कौन से होते हैं? ये उसके टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में कौन कौन से आते हैं हमारे? इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, ये हमारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस होते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन सा होता है? इन, ऑन, एट, ड्यूरिंग, विद इन, इन सभी का यूज़ हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तरह अपने सेंटेंस में करते हैं। और प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन हमारा कौन कौन से हो गया? इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड और नेक्स्ट टू। तो इन सभी प्रेपोजिशन का यूज़ हम एज अ प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन करते हैं। सो नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ मैनर और प्रेपोजिशन ऑफ मीन्स और इंस्ट्रूमेंट। मीन्स किस इंस्ट्रूमेंट और मीन्स का यूज़ करके हमने अपने एक्शन को परफॉर्म किया है, वो हमारे आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मीन्स और इंस्ट्रूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल ही ट्रेवल बाय कार, तो उसने ट्रैवल किया कौन सा मीन्स यूज़ करके? बाय कार। सो इस तरीके से वो हमारे किस में आते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, मीन्स और इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस। प्रेपोजिशन ऑफ कॉज मतलब जो हमें रीज़न बताता है, व्हाई दिस एक्शन हैपन्स, ये एक्शन क्यों हुआ, उसका रीज़न बताने वाले। इफ़ आई से द मैच कैंसिल बिकॉज ऑफ रेन, तो यहाँ पर मैच कैंसिल हुआ, उसका रीज़न क्या है? रेन। तो रीज़न के लिए हमने क्या किया? बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू। इनका यूज़ हमने प्रेपोजिशन ऑफ कॉज और रीज़न या पर्पस के लिए किया। So in this video we are going to learn all the types of prepositions and what are the prepositions we use in preposition of direction, time, location, manner, purpose or reason, and we'll learn all the prepositions with the pictures and examples. So stay tuned with me and watch my video till last so that you can understand all the prepositions in easy way. So let's get started. So before going to start the types of a preposition, first we learn some of the common prepositions which we use in our daily life. These are, here you can see a box. Okay, अगर मैंने ये मार्कर अपने इस बॉक्स के अंदर रख दिया तो हम क्या बोलेंगे? The marker is in the box. ये इसके अंदर है और ये एक बाउंड्री है, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। The marker is in the box. Okay, now अगर मैं ये मार्कर यहाँ रख दूँ तो हम क्या बोलेंगे? द मार्कर इज़ ऑन द बॉक्स। जब कोई चीज़ हमारे सरफेस को टच करके उसके ऊपर रखी हुई होती है तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्कर हमारे इस सरफेस को टच कर रहा है
और रखा हुआ है, ये मूविंग पोजीशन में नहीं है, स्टिल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट, अगर ये मार्कर इसके पीछे है तो हम क्या करेंगे, द मार्कर इज बिहाइंड द बॉक्स। नेक्स्ट, अगर ये मार्कर यहाँ पर इसके आगे है तो हम क्या बोलेंगे, द मार्कर इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अगर ये इसके पास में यानी कि बगल में है तो हम क्या बोलेंगे, द मार्कर इज बिसाइड द बॉक्स, या फिर द मार्कर इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, बॉक्स के बगल में है। ओके, नाउ इफ द मार्कर इज अंडर द बॉक्स, यानी कि मार्कर उसके नीचे है तो हम क्या यूज करेंगे, अंडर, द मार्कर इज अंडर द बॉक्स। So these are the basic prepositions which we use in our daily life. So now let's learn all the types of prepositions in detail. So here we start with the first type, that is preposition of place. Preposition of place कौन कौन से होते हैं हमारे, in, on, under, between, over, beside, ये सारे हमारे preposition of place हो गया है। preposition of place में पहला है हमारा on, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर टच करके रखी हुई है, यानी कि सरफेस लेवल को टच कर रही है। द मार्कर इज़ ऑन माई हैंड, मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, इसको टच कर रहा है और स्टिल पोजीशन में है, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स टेबल पर रखी हुई हैं, उसके ऊपर रखी हुई हैं, सरफेस को टच किए हुए हैं, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है। द बॉल इज़ इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है। ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहा है। मीन्स जहाँ पर भी बाउंड्री होगी, पार्क की एक बाउंड्री होती है और वो उसके अंदर खेल रहा है। सो जहाँ पर भी एक बाउंड्री की बात होती है और उसके अंदर कोई भी है चीज़ या कोई पर्सन है, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अंडर, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है लेकिन वो इस सरफेस को टच नहीं करेगी, इससे दूर है थोड़ा सा, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे द कैट इज़ अंडर द बेड, कैट बेड के नीचे है, तो बेड के सरफेस को, ये जो बेड का सरफेस है, ये बेड है, तो यहाँ पर तो नहीं होगी ना, वो इसके नीचे यहाँ पर होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर गैप होगा तब हम अंडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारा सरफेस लेवल को टच करके कोई चीज़ है तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, अंडरनीथ का यूज़ करेंगे, अंडरनीथ या फिर बेनेथ। तो ये अलग सिचुएशन में यूज़ होगा, लेकिन जब हम बोलते हैं कि सपोज़ मैंने बोला द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, वो उसके नीचे छिपी हुई है, तो हम वहाँ पर अंडर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ सरफेस लेवल को टच करके है, यहाँ पर टच करके होगा, ये सरफेस लेवल है, सपोज़ ये बेड है और इसको ऐसे टच करके और ये कवर होगा, तब हम वहाँ पर अंडरनेथ या बेनेथ का यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पर अंडर का यूज़ किया है। द कैट इज़ अंडर द बेड, बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है। सो ये हमारे अंडर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में बिटवीन। व्हेन समथिंग इज बिटवीन द टू थिंग्स, जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में होती है तब वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज़ बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द पार्क। स्कूल हमारे एक तरफ लाइब्रेरी है और एक तरफ लाइब्रेरी है और एक तरफ पार्क है। सपोज दिस इज़ अ लाइब्रेरी एंड दिस इज़ अ पार्क, और इसके बीच में हमारा स्कूल है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। एक होता है हमारा अमंग। अमंग का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, सपोज देयर आर सो मैनी शॉप्स ऑल अराउंड, चारों तरफ शॉप्स हैं और यहाँ पर बीच में एक स्कूल है, तो जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होगी वहाँ पर हम अमंग का यूज़ करेंगे, और जब दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ होगी तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड और नेक्स्ट टू। बिसाइड और नेक्स्ट टू का सेम मीनिंग होता है जब कोई चीज़ बगल में होती है, आपके पास रखी हुई है साइड में, तो हम जैसे द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स, बॉल बॉक्स के साइड में है, उसके बगल में रखी हुई है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं शी सैट बिसाइड माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड के बगल में बैठी हुई है। तो इस तरीके से हम बिसाइड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओवर।
ओवर हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये हमें प्लेस के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई होती है, लटकी हुई है दीवार पे, सपोज सोफे के ऊपर पेंटिंग लटकी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, द पेंटिंग इज हैंगिंग ओवर द सोफ़ा। तो हम वहाँ पर भी ओवर का यूज़ करते हैं। एंड अगर कोई चीज़ एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ऊपर से होकर जाती है मूविंग पोजीशन में, तब भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर माई हाउस। एरोप्लेन मेरे घर के ऊपर से निकल कर गया, तो वहाँ पर भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर चादर की तरह ढकी हुई है, फॉर एग्जाम्पल, द ब्लैंकेट इज स्प्रेड ओवर द बेड, तो वो उसके ऊपर चादर की तरह ढका हुआ है, तो वहाँ पर भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। So we have learned all the prepositions of place. Now next we learn the preposition of time. So here we learn preposition of time. Preposition of time हमारे कौन कौन से होते हैं? On, in, before, for, after, during और within. within का यूज़ भी हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारी preposition of time है। फर्स्ट है हमारा in. So in का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? जहाँ पर हम सीज़न की बात करेंगे, मंथ्स की बात करेंगे, ईयर्स या फिर सेंचुरी की बात कर रहे हैं, या फिर पार्ट ऑफ द डे की बात कर रहे हैं, तो हम इन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखा है इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग। वी विल गो टू हिल स्टेशन इन स्प्रिंग। हम स्प्रिंग में हिल स्टेशन जाएंगे। तो कब जाएंगे? यानी कि इन स्प्रिंग, इन समर। टाइम बता रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इन का यूज़ हम फॉर द टाइम यानी कि टाइम के लिए कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी सीज़न की बात होगी वहाँ पर हम इन लिखेंगे। नेक्स्ट मंथ्स की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल आई वाज बोर्न इन जुलाई, तो वहाँ पर भी हम इन का यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें मंथ बताना है। नेक्स्ट ईयर्स और सेंचुरी। ईयर्स और सेंचुरी के लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं इन 2010। फॉर एग्जाम्पल, दे गॉट मैरिड इन 2010, इस तरीके से। या फिर अगर इन सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, तो अगर सेंचुरी की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, द पीपल लिव इन हारमोनी इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में लोग मिलजुल कर यानी कि सामंजस्य से रहते थे। तो इस तरीके से हम ईयर्स और सेंचुरीज़ के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया पार्ट ऑफ द डे, मीन्स इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून। इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, we play in the afternoon. So in this sense we use in morning, in afternoon. इनका यूज़ हम यहाँ करते हैं। अब हम on का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं टाइम के सेंस में? एक तो हमने on का यूज़ preposition of place के लिए करते हैं, जब कोई चीज़ स्टिल पोजिशन में रखी हुई है, तो वहाँ पर हमने place के लिए यूज़ किया है। अब हम on का यूज़ टाइम के लिए कैसे करेंगे? वो हम करेंगे जब हम डेज़ की बात करेंगे, तो हम ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरीके से हम डेज़ के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई डेट फिक्स बता रहे हैं तो भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा डे और पार्ट ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डे है और ये पार्ट ऑफ द डे हो गया, तो हम लिखेंगे ऑन मंडे मॉर्निंग। तो ऑन का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज। ऑन मंडे, आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। नेक्स्ट हो गया हमारा डेट के लिए कैसे यूज़ करेंगे हम? द इवेंट इज़ ऑन 10th जून, द इवेंट इज़ ऑन 1st जुलाई। इस तरीके से डे और पार्ट ऑफ द डे के लिए हम ऑन का यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू लखनऊ ऑन मंडे मॉर्निंग। सो इस तरीके से हमने डे और पार्ट ऑफ द डे के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम एट का यूज़ कैसे करेंगे और बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग का यूज़ कैसे करेंगे? एट का यूज़ हम कहाँ करेंगे? टाइम के लिए, जहाँ पर हम स्पेसिफिक टाइम और शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट 7 o'clock मीन्स if I say the train arrives at 7 o'clock, तो इन दिस सेंस स्पेसिफिक टाइम के लिए हम 7 o'clock यानी कि हमने जब अपना स्पेसिफिक टाइम बता दिया तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। द ट्रेन अराइव्स एट 7 o'clock। नेक्स्ट हो गया एट नाइट, शी स्टडीज एट नाइट। नेक्स्ट एट द वीकेंड, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? वो हाइकिंग एट द वीकेंड। वीकेंड पर हम हाइकिंग यानी कि ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम अर्लियर देन अ सर्टेन टाइम, निश्चित टाइम से पहले किसी काम को हम कर रहे हैं, तब हम उसके लिए बिफोर का यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर का यूज़ लेटर देन
अ सर्टेन टाइम, जब हम किसी काम को एक सर्टेन यानी कि निश्चित टाइम से बाद में करते हैं तो हम वहाँ पर आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो अब बिफोर का एग्जांपल देख लेते हैं। आई वेंट शॉपिंग बिफोर 3 PM, तो मैंने एक निश्चित टाइम बता दिया, 3 PM से पहले मैं शॉपिंग के लिए गई थी। सो आई वेंट शॉपिंग बिफोर 3 PM, तो यहाँ पर हमने बिफोर का यूज़ किया। और आफ्टर का यूज़ हम कैसे करेंगे? द ऑफिस क्लोजेज आफ्टर 5 PM, ऑफिस 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो इन दिस सेंस वी यूज़ बिफोर एंड आफ्टर। अगर हम किसी सर्टेन टाइम से पहले की बात कर रहे हैं तो हम बिफोर का यूज़ करेंगे, और किसी सर्टेन टाइम के बाद वो काम हो रहा है, हमारा एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? एट सम पॉइंट विद इन अ टाइम पीरियड, जब हमारा कोई टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक और इसके दौरान आप कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पर हम ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से ट्रेवल्ड अ लॉट ड्यूरिंग द समर, तो हम समर के पूरे टाइम के दौरान, उसी टाइम के दौरान हम क्या कर रहे थे? ट्रैवल कर रहे थे, हम बहुत ज़्यादा घूमे। वी ट्रैवल्ड अ लॉट ड्यूरिंग द समर। एक और एग्जाम्पल हो सकता है आई फेल एस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, यानी कि मूवी देखने के जो 3 घंटे का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के दौरान मैं सो गई। तो यहाँ पर हम उस एक टाइम पीरियड होता है और उसके दौरान जो भी आप कोई एक्शन करते हो वहाँ पर हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद इन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? विद इन का यूज़ करते हैं जब कोई टाइम पीरियड के अंदर ही काम करने की बात होती है, यानी कि यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 2 days, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में ही आपको वो एक्शन पूरा करना है। यहाँ पर टाइम लिमिट होती है कि आपको कितने टाइम के अंदर ये काम करना है, तो जहाँ पर टाइम लिमिट शो की हो वहाँ पर हम विद इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू कंप्लीट दिस वीडियो विद इन 1 hour, मुझे ये अपनी वीडियो 1 घंटे में पूरी करनी है। तो मैंने कहाँ पर टाइम लिमिट क्या शो कर दिया कि 1 घंटे के अंदर ही, तो वहाँ पर हम विद इन का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं? टू, इनटू, ऑनटू, टूवर्ड्स, अप एंड डाउन। सो टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुँचने की बात करते हैं, लक्ष्य तक। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ गोइंग टू ऑफिस, तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ पर पहुँचना है? ऑफिस पहुँचना है, उसके आगे या और कहीं नहीं जाना उसको, उसका लक्ष्य वही है। तो डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। वी वॉक टू स्कूल, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल तक जाना। सो इन दिस सेंस वी यूज़ टू। डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बात हो रही है, स्पेसिफिक पॉइंट पता है आपको कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनटू। इनटू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू अ पॉइंट इनसाइड, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर को जाती है तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बॉक्स एंड यू थ्रो द बॉल इन टू द बॉक्स, मैंने कोई बॉल फेंकी बॉक्स के अंदर, तो वो उसके अंदर जा रही है, मूवमेंट हो रहा है, इसमें चीज़ें मूवमेंट में होंगी, मूविंग पोजीशन में होगी और वो बाहर से अंदर की साइड जाएंगी, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही जम्प्ड इनटू द पुल, तो वो बाहर से पुल के अंदर कूदा, तो वहाँ पर हमने इनटू का यूज़ करा। जम्प्ड मूवमेंट हो रहा है और पुल के अंदर जा रहा है, तो ही जम्प्ड इनटू द पुल। ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो चल कर रूम के अंदर गई, तो वहाँ पर भी हमने मूवमेंट दिखाया है वॉक्ड, और कहाँ गई है? इनटू द रूम, रूम के अंदर। तो मूवमेंट के साथ जब हम अंदर जाने की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ हम मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, हम अपने सेंटेंस में मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, हम बताएंगे कि वो रूम के अंदर है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शी इज़ इन द रूम। लेकिन अगर हम बोलें शी वॉक्ड इनटू द रूम, यानी कि वो बाहर से अंदर की तरफ आई है, तो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू। ऑन टू का यूज़ हम कहाँ करेंगे? मूवमेंट ऑन अ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल एक कैट यहाँ पर बैठी हुई है ऑन द बॉक्स, ठीक है, और वो दूसरे बॉक्स पर जंप कर रही है, यहाँ से वो यहाँ पर जंप करी दूसरे सरफेस पर,
ठीक है, तो वहाँ पर हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स। सो यहाँ पर कैट एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर रही है, यहाँ पर भी सरफेस लेवल होगा तभी हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। वो एक सरफेस लेवल पर जंप करी है, वो किसी चीज़ के अंदर नहीं गई है, वो सरफेस पे। अगर वो बॉक्स के अंदर जाती यहाँ पर तो हम इनटू का यूज़ करते, लेकिन ये बॉक्स बंद है और वो यहाँ पर जंप करी है तो तब हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी थ्रू द बैग ऑन टू द बेड। उसने बैग को बेड के ऊपर फेंक दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बैग फेंकने की। थ्रू द बैग कहाँ पर फेंका, बेड के सरफेस पर, उसके अंदर नहीं डाला है, लेकिन उसने बेड के सरफेस पर फेंका है। तो हम क्या करेंगे, ही थ्रू द बैग ऑन टू द बेड। तो आपको समझ में आ गया इनटू का यूज़, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही है मूवमेंट में तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, और जब कोई चीज़ किसी सरफेस लेवल के ऊपर मूवमेंट के साथ गई है तब हम वहाँ पर ऑन टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमने टू पढ़ा था तो टू वर्ड्स भी होता है हमारा। तो टू वर्ड्स में क्या होता है, आप डेस्टिनेशन पर जाने की बात नहीं करते लेकिन उस तरफ जाने की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू ऑफिस, तो वो तो हो गया हमारा डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन अगर हम बोले सी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ जा रही है, उसका डेस्टिनेशन ये ऑफिस है तो ये डेस्टिनेशन पर नहीं जा रही, ऑफिस की तरफ से जा रही है, यानी कि उस रास्ते से जा रही है। ऐसा हो सकता है वो वहाँ पर ऑफिस नहीं जाना है, इसको ऑफिस के रास्ते से अगर आप जा रहे हो, उसी तरफ से आप जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू द मार्केट, यू आर गोइंग टू समवेयर एल्स, बट यू आर गोइंग टू द वे टू द ऑफिस। आप ऑफिस के रास्ते से ही अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर हम टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ जा रही है, ऑफिस नहीं जा रही है, तो तरफ के लिए हम टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे। ये भी डायरेक्शन के लिए ही होता है। नेक्स्ट है हमारा अप एंड डाउन। अप का यूज़ हम करते हैं मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर, जब नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो हम अप का यूज़ करेंगे, और डाउन मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, जब मूवमेंट हमारा हायर से नीचे की साइड होगा। ऊपर से नीचे को आप जाओगे तो डाउन, और नीचे से ऊपर जाओगे तो अप। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड अप द लैडर, तो वो लैडर पे ऊपर की तरफ चढ़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर को। और अगर हम बोलते हैं शी रैन डाउन द स्टेयर्स, तो वो नीचे की तरफ उतर रही है, स्टेयर से वो नीचे की तरफ भाग रही है। सो सी रैन डाउन द स्टेयर्स, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि हायर टू लोअर मूवमेंट होगा तो हम डाउन का यूज़ करेंगे। सो इन दिस वे दीज आर द प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ कॉज, रीज़न और पर्पस, जिससे हमें अपने एक्शन के होने का क्या रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, द मैच कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, तो मैच कैंसिल होने का क्या रीज़न है, बिकॉज ऑफ रेन, रेन के कारण। तो जहाँ पर भी हम रीज़न बता रहे हैं वहाँ पर हम बिकॉज ऑफ या ड्यू टू का यूज़ करते हैं। इन दोनों का ही यूज़ हम रीज़न के लिए कर रहे हैं। द मैच कैंसिल्ड ड्यू टू रेन, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही सेम सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू। अब फॉर का यूज़ हम कैसे करेंगे पर्पज़ के लिए, द गिफ्ट इज़ फॉर यू, तो गिफ्ट लेने का रीज़न क्या है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, तो रीज़न के लिए हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। आई मेड टी फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तो आई मेड टी किसके लिए, क्या रीज़न है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो रीज़न के लिए हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर का। और हम फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं वहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, तो यहाँ पर हम 5 सालों की एक टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम दिल्ली में रह रहे थे। आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, 5 सालों से हम दिल्ली में रह रहे हैं। तो इन दिस सेंस वी यूज़ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर। नेक्स्ट हो गया टू शो द सपोर्ट, अगर आप किसी को फेवर कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो तो भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। आई वोट फॉर बेस्ट कैंडिडेट, मैं सबसे अच्छे कैंडिडेट के लिए वोट करूंगा, तो आप उसको फेवर कर रहे हो तब भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। आई वोट फॉर आरसीबी, मैं आरसीबी के लिए वोट करूंगा। तो इस तरीके से हम वोट करने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए भी फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट
एक्सचेंज, प्राइस और वैल्यू, यानी कि जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं, प्राइस या वैल्यू की बात करें, तब भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई बॉट अ मार्कर फॉर 5 रुपीज़, तो मैंने इस मार्कर के बदले कितने रुपए दिए हैं उसको, 5 रुपीज़ दिए हैं। सो जब हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हमने इस मार्कर के बदले उसको पैसे दिए हैं, एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया, अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू बता रहे हो तो भी हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया, शेड्यूल्ड टाइम के लिए या फ्यूचर इवेंट के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर 3 PM, मेरी 3 PM के लिए मीटिंग अपॉइंटमेंट है। अपने शेड्यूल टाइम और फ्यूचर इवेंट के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर का यूज़ कॉज, रीज़न और पर्पज़ के अलावा हम इन सभी सेंस में कर सकते हैं। जब आपको ड्यूरेशन ऑफ दिखाना फॉर 5 ईयर, फॉर 10 ईयर, जब आपको किसी को सपोर्ट करना है, वोट फॉर इंडिया, इस तरीके से। जब एक्सचेंज की बात करते हैं, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, इस तरीके से। या फिर आप शेड्यूल की बात करें, आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर मंडे फॉर 3 PM, तो इस तरीके से हम फॉर का यूज़। सो वी हैव लर्न ऑल द preposition टाइप्स इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स लर्न सम ऑफ द prepositions which we can learn in easy way with the help of a picture. थ्रू prepositions का हम यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द पिक्चर एंड कोई चीज़ इस साइड से एंटर करी और इस साइड से निकल गई, यानी कि ये ऊपर से भी कवर है और नीचे से भी कवर है। सो अगर इसके अंदर से कोई चीज़ निकल कर जाएगी तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन गोज़ थ्रू द टनल, ट्रेन इस टनल के अंदर से निकल कर गई है। तो जब एक चीज़ इसके अंदर एंटर हुई और दूसरी साइड से बाहर गई, when something is enter from the one direction and out from the other direction, और वो ऊपर से सरफेस कवर होगा, तब हम वहाँ पर थ्रू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो सकता है, लाइट पास्ड थ्रू द विंडो, यानी कि विंडो हमारी इस तरीके से कवर है और इसके अंदर से, यानी कि इस साइड से एंटर करी और दूसरी साइड से निकल गई, यानी कि एक साइड से एंटर और दूसरी साइड से आउट होगी, तब हम वहाँ पर थ्रू का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल हो सकता है हमारा, वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट चारों तरफ से कवर होता है, ऊपर भी ट्रीज से बंद होता है, तो वहाँ पर हम, यानी कि आप उसके बीच में से निकल कर जा रहे हैं, फॉरेस्ट के बीच में से, तो हम कह सकते हैं वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। सो इन दिस वे वी यूज दिस preposition through in our sentences. नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा along. along का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? मूवमेंट इन अ लाइन, जब आप एक ही लाइन में, आप भी पैरेलल चल रहे हो, उसी लाइन को फॉलो कर रहे हो आप भी, तब वहाँ पर हम along का यूज़ करेंगे, यानी कि आप फॉलोइंग द लेंथ ऑफ समथिंग, यहाँ पर कोई चीज़ है इस तरीके से और आप इसी लाइन को फॉलो करते जा रहे हो, तो वहाँ पर हम along का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड अलॉन्ग द बीच, हम यहाँ पर एक बीच बना हुआ है और आप इसी के साथ साथ चल रहे हो, तो आप इस बीच के किनारे को फॉलो कर रहे हो, इसकी लेंथ को फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पर हम अलॉन्ग का यूज़ करेंगे, वी वॉक्ड अलॉन्ग द बीच। नेक्स्ट हो सकता है हमारा, द डॉग रैन अलॉन्ग द फेंस, यानी कि यहाँ पर फेंस बनी हुई है, फेंस मीन्स जो यहाँ पर एक रास्ता होता है, रास्ते के चारों तरफ कोई बाउंड्री बनी हुई है, तो डॉग उसी के साथ साथ रन कर रहा है, इसी की लेंथ के साथ साथ उसी को फॉलो करते हुए, फेंस को फॉलो करते हुए। द ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रिवर बैंक, नदी के किनारे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिवर, तो यहाँ पे इसके किनारे पर सारे में क्या लगे हुए हैं? पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं। सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? द ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर क्या लगे हुए हैं? पेड़ लगे हुए हैं। सो वी यूज अलॉन्ग preposition in these situations. So with this we have learned all the prepositions in easy way. So to learn more, please subscribe my channel. Thank you. Bye bye.